तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली वॉइड डिंग को ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो लेवल पर थी। इसलिए हानली डिसाइड करता है कि वो अब 9 कल जिनसेंग हर्ब को रिफाइन करेगा। इसके लिए उसे स्पेशल हर्ब की जरूरत थी। तो उन हर्ब्स की तलाश में हानली नाइनमिंग आइलैंड पर पहुंच गया। यहाँ जाके हानली को हर्ब्स तो नहीं मिलते, मगर उसे ये पता चला कि राइचस और डिमोनिक सेक्ट ने एक होकर स्टारफॉल कोलिशन को एस्टेब्लिश किया है, जो कि स्टार पैलेस के साथ जंग करने वाली थी। तो हानली इस जंग से दूर रहने के लिए स्टार सिटी से हजारों मीलों दूर आउटर सी के वंडरस डेप्थ आइलैंड पर पहुंच जाता है, जिसके चारों ओर बस डिमोनिक बीस्ट का राज था। यहाँ पर हानली की मुलाकात हुई शेप शिफ्टिंग डीमन फेंगजी से। उसने हानली को एक हब तो दे दिया था, मगर दूसरे हब के लिए हानली को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ फेंगजी ने हानली को सलाह दी कि उसने इस आइलैंड से दूर जाना चाहिए क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हानली गोल्डन पवेलियन से बाहर आ चुका है। वो कह रहा था कि शायद फेंगजी एक शेप शिफ्टिंग डीमन है। मैं इस बंदे से जितना ज्यादा दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए फायदेमंद है। जिसके बाद वो अपने मैप को देखकर डिसाइड करता है कि वो किसी ऐसे आइलैंड पर ट्रेनिंग करेगा जो पूरी तरह से वीरान हो। तो अब लगभग 2 महीनों तक हानली आउटर सी के कई सारे आइलैंड्स का मुआयना करता रहा और फाइनली उसे एक ऐसा आइलैंड मिला जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद थी। साथ ही यहाँ का इलाका सी मिस्ट से भरा हुआ है। तो हानली ने यहीं पर अपनी केव बनाने का डिसीजन लिया। वो तुरंत ही वहाँ पर अपने फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिसके बाद हानली की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो फेंगजी के दिए हुए मैनुअल को स्टडी कर रहा था। हानली सोचता है कि वॉइड हेवन डिंग से जो पिल बाहर आई थी वो शायद हेवनली रेमेडी पिल होगी। ऐसी एक पिल जुआनगू को हजारों साल पहले मिली थी, जिसे उसी के डिसाइपल जी शुआन ने छीन लिया होगा। जी शुआन तब नेसेंट सोल स्टेज पर नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम करके रिफाइन करना शुरू किया होगा। और जब ये बात एब्सोल्यूट डार्कनेस को पता चली तब वो जी शुआन के हाथ धोके पीछे पड़ गया। उसी से जान बचाते हुए जी शुआन मेरी पहली दुनिया यानी कि टियानयान में आ गया, मगर वो एब्सोल्यूट डार्कनेस की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके चलते वो अपनी इंजुरीज को रिकवर करने से पहले ही मारा गया। और फिर हजारों सालों बाद मैं उसी के टोकन का यूज करके यहाँ पहुँच गया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइड हेवन डिंग और मेरे बीच में कोई बॉन्ड तो जरूर होगा, क्योंकि हजारों सालों से जो वॉइड डिंग किसी भी नेसेंट सोल के हाथ नहीं लगी वो फिलहाल मेरे स्टोरेज बैग में मौजूद है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉइड डिंग ही मेरी बर्बादी का कारण बन जाए। अब हानली जी शुआन के पास से मिली हुई पिल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करता है, मगर उसे पिल कंज्यूम करने में रिस्क लग रही थी, तो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पेट को बाहर निकाल लेता है। गाइस, ये है वान टियानमिंग का सिल्कवर्म, जो कि वॉइड डिंग को पुल करते हुए घायल हो गया था। तो हानली उसे जी शुआन के एक पिल खिलाकर कहने लगा कि शायद इससे तुम रिकवर हो जाओ। और थोड़ी देर में हानली देखता है कि वो सिल्कवर्म थोड़ा सा बेटर फील कर रहा, तो वो उसे दोबारा से अपने स्टोरेज बैग में रखते हुए जुआनगू की बोन चेक करता है। हानली कह रहा था कि जुआनगू ने हजारों सालों तक केयटिक सी पर अपना दबदबा बना के रखा था, मगर वो बेचारा बेवजह मारा गया। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं पास्ट को बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं उसके लेगेसी को जारी रख पाऊँ तो ये उसके लिए रिस्पेक्ट होगी। तो हानली अपनी सोल गैदरिंग बोल का यूज करते उस बोन को चेक करता है। उसी वक्त हानली को फील हुआ कि वो एक बोन से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गया है, जो कि पहला जुआनगू का तख्त हुआ करता था। साथ ही साथ हानली देख पाता है कि वहाँ पर कई सारे फ्लेश और बोन से बने हुए पपेट्स हैं। और फिर हानली के सामने एक स्टोन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। उस बड़ी सी एंशिएंट दीवार पर डार्क मून आर्ट्स के सारे सीक्रेट लिखे हुए थे। और गाइज, यही है डार्क मून आर्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि खुद पैट्रिया को भी पता नहीं थी। लकीली जुआनगू के बाद उसकी लेगेसी हानली को मिल चुकी है। इसमें घोस्ट फायर थंडर, ब्लड रिफाइंड डिवाइन लाइट, ब्लड स्पिरिट ड्रिल, डार्क सोल लांस, डार्क डिमोनिक किल, हेवनली रिफाइंड पपेट और हेवनली कॉर्प्स फायर, ऐसी कई सारी जानलेवा टेक्निक थी। हानली सोच रहा था कि अगर ये सारी टेक्निक मैं प्रैक्टिस करूँ तो पैट्रिया को आसानी से हरा दूंगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि डार्क मून आर्ट इस दुनिया की सबसे पावरफुल और मशहूर आर्ट है। इसके जैसी अद्भुत आर्ट मैंने कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इसमें ऐसी कई सारी टेक्निक है जिन्हें कोर फॉर्मेशन के लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। अगर मैं आगे के लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूँ फिर मैं इन्हें आसानी से मास्टर कर पाऊंगा। सब हानली उसमें से एक ऐसी आर्ट स्टडी करता है जो कि उसकी फिलहाल की कल्टीवेशन लेवल को सूट करे। वह ये थी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और सोल सेपरेशन आर्ट। इससे हम किसी भी दूसरे बंदे की अपीयरेंस के साथ साथ उसकी आवाज और उसके एट्रीब्यूट, यहाँ तक कि उसका ट्रू एसेंस भी कॉपी कर सकते हैं। भले ये टेक्निक कमाल की थी, मगर इसे यूज करने के लिए
ढेर सारी मैजिकल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हानली डिसाइड करता है कि वो इस टेक्निक का यूज करके किसी के साथ फाइट नहीं करेगा, मगर फिर भी हानली इस टेक्निक को एक्सपीरियंस करना चाहता है। देखा जाए तो वॉइड हेवन हॉल में जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी का हुआ था तो वो हानली है। उसे तो हर एक तरह का ट्रेजर मिल गया था, इंक्लूडिंग वॉइड हेवन डिंग। अब हम देख पाते कि हानली ने अपनी नई केव को काफी अच्छे से सेटअप किया है। वहाँ पर ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स उगाए जा रहे थे और इन हर्ब्स की केयर करने का काम हानली ने अपने पपेट्स को दिया था। इतना ही नहीं, इन पपेट्स पर ध्यान रखने का काम कर रहा था वीपिंग सोल बीस्ट। वो एप्पल खाते हुए उन्हें काफी अच्छे से हुक्म देता और वाकई ये बहुत ही क्यूट सीन था। सच बताओ तो इस पूरे केव में सोल बीस्ट का राज चल रहा था। अगर किसी पपेट ने उसका हुक्म नहीं माना तो फिर सोल बीस्ट सीधा उसकी मुंडी उड़ा देता, जिससे तो सभी पपेट्स में दहशत मच गई थी। साथ ही साथ नाइन कर्ल जिनसेंग भी वहाँ पर मजे काट रहा था। हानली को याद आता है कि एक बार इस प्यारे से खरगोश पर स्पिरिट लिक्विड गिर गया था, जिससे वो बड़ी ही अजीब तरीके से म्यूटेट होकर उसने एक ही धड़क में हानली के लिए एक केव तैयार कर दी। और वो नजारा देखने के बाद ही हानली ने डिसाइड किया कि वो इस खरगोश से बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने वाला। साथ ही साथ अब हानली अपनी गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स को चेक करने लगा, जो कि खा खा के काफी ज्यादा मोटी हो गई थी। हानली समझ जाता है कि उन्होंने वॉइड हेवन हॉल के रेगिस्तान में जिन आयरन एंट्स को फीड किया था उन्हीं की वजह से ये बग शेप शिफ्टिंग में एडवांस हो जाएंगे। अगर हानली ने इन पर कंट्रोल नहीं रखा तो खुद भी इनकी वजह से खतरे में पड़ सकता था। जिसके बाद हानली अपनी बैम्बू लाइटनिंग सोड को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि ये सोड इतनी ज्यादा शार्प नहीं जितनी कि हानली को उम्मीद थी। तो हानली उसने वॉइड हेवन हॉल से जो रिफाइंड क्रिस्टल कलेक्ट किया था उसे भी बाहर निकाल लेता है। इस क्रिस्टल को कोई भी चीज आसानी से डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो हानली ने डिसाइड किया कि वो इस क्रिस्टल को अपनी सोड के साथ मर्ज कर देगा, जिसके चलते उसकी सोड काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और हमें सीधे 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हानली ने अपनी बैम्बू सोड को रिफाइंड क्रिस्टल के साथ मर्ज करके अपनी सोड की पावर्स को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। और उतने में हानली ने नोटिस किया कि उसकी केव तो शेक हो रही है, इसलिए वो जल्दी से केव से बाहर आकर चेक करने लगा। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए हानली चीज सप्रेसिंग आर्ट का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करके छुप जाता है। साथ ही हानली ने अपना ब्लैक यूनिफॉर्म भी पहन लिया था। ये कॉस्ट्यूम तो हानली तभी पहनता है जब उसे किसी के साथ फाइट करनी होगी। और उतने में हानली देखता है कि उस समंदर में एक नया आइलैंड बन चुका है, जो कि पहले वहाँ कभी था ही नहीं। साथ ही साथ उस आइलैंड पर ढेर सारी लाइटनिंग गिरने लगी थी। वेल, वो कोई आइलैंड ना होकर एक बहुत ही खतरनाक जायंट टर्टल था, जो कि सी क्लैन का मेंबर है। उस पर थंडर टेस्ट की जा रही थी ताकि वो शेप शिफ्टिंग में मास्टर हो जाए। हानली भी समझ चुका था कि ये परीक्षा शेप शिफ्टिंग जैसी डिमोनिक स्किल के लिए ली जा रही है। और उतने में ही हम एक और डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं, जो कि था पॉइजनस फ्लड ड्रैगन। और ये 8वीं रैंकिंग का बीस्ट था, यानी कि हद से ज्यादा पावरफुल। हानली तो इन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर ही परेशान हो जाता है। तब तक वहाँ पर एल्डर जिन शिया पहुँच गया, जो कि नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज पर था। साथ ही हम वहाँ पर बाओ और जोंगवेन को भी देख पाते हैं। वेल, ये दोनों बंदे कोर फॉर्मेशन के पिनाकल स्टेज पर थे और ये सभी लोग बस इस शेप शिफ्टिंग डीमन को मारने आए हैं। जिनशिया कह रहा था कि क्यों ना हम लोग टीम अप होकर इसे खत्म कर दें। तुम इस ड्रैगन की कोर रख सकते हो, मुझे तो बस इसका सोल और इसेंस चाहिए। तो दोनों भी इस डील के लिए राजी हो गए। और उतने में वो फ्लड ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म को क्रिएट कर इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ये तीनों मिलकर उस फ्लड ड्रैगन को खत्म करने की पूरी कोशिश करने लगे। उस ड्रैगन पर हजारों अटैक्स हो रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पावरफुल ट्रेजर्स का भी यूज किया, मगर वो ड्रैगन ही इन तीनों पर भारी पड़ गया था, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। तो अब ये तीनों मिलकर उस फ्लड ड्रैगन पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देते हैं। हानली को पता था कि अगर वो यहाँ पर रुक गया तो थोड़ी देर में उन लोगों की नजरों में आएगा, इसलिए वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकला। और उसी वक्त उन लोगों की नजर हानली पर पड़ती है, लेकिन हानली ने रेड क्लॉक का यूज किया था, जिसके चलते वो चाहकर भी हानली को पकड़ नहीं सकते थे। और अब हमें सीधे आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हानली वापिस अपनी केव के पास आ चुका था। उसे नहीं पता कि ये लोग उस फ्लड ड्रैगन को मार पाए या खुद ही उसका शिकार हो गए। हालांकि हानली को वहाँ पर उन लोगों के ट्रेजर्स मिल जाते हैं। उसने उन्हें कलेक्ट तो कर लिया, मगर हानली को डर था कि कहीं इन ट्रेजर्स की वजह से वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसे इन ट्रेजर्स पर गिव अप करना पड़ता है। साथ ही उसे ये भी डर था कि वो लोग दोबारा से यहाँ पर वापिस आ सकते हैं, इसलिए हानली ने अपनी केव पर एक और फॉर्मेशन सेटअप कर वो किसी और आइलैंड की तलाश में रवाना हो गया। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानली अपनी सोल वीपिंग बीस्ट के साथ एक आइलैंड पर
पर पहुंच चुका था। वो कह रहा था चलो शिकार करने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो अपने ग्रीन लिक्विड के एक ड्रॉप को हब पर डाल देता है, जिससे वो हब काफी तेजी से ग्रो होने लगा। गाइस ये वही सीन है जो हमने इस कहानी की शुरुआत में यानी कि सबसे पहले एपिसोड में देखा था, मगर इस बार की फाइट थोड़ी सी अलग होगी। हानली अपने सोल वीपिंग बीस्ट से कह रहा था कि यहाँ पर 7वीं रैंकिंग के बीस्ट है, तो तुम जल्दी से छुप जाओ वरना बेवजह उस बीस्ट का खाना बन जाओगे। तो सोल वीपिंग बीस्ट तुरंत ही हानली के स्टोरेज बैग में चला गया। अब हानली के सामने सी किंग बीस्ट आ जाता है। हानली को याद आ रहा था कि ऐसे ही बीस्ट का उसने कुछ सालों पहले इसी आइलैंड पर मुकाबला किया था और उतने में उस किंग बीस्ट ने हानली पर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर दिया। तो हानली उसे जल्दी से डॉज करते हुए अपने बैम्बू सोर्ड से उसका हाथ काट देता है। हानली की बैम्बू सोर्ड क्रिस्टल के साथ मर्ज होने के बाद बहुत ज्यादा शार्प बन गई थी। वहीं पर सी किंग ने अपना हाथ दोबारा से जोड़ लिया। अब वो अपनी एनर्जी से हानली पर अटैक करने लगता है, तो हानली भी उनसे बचते हुए उस पर अपने फायर पावर से काउंटर अटैक करने लगा। साथ ही साथ हानली ने उसमें अपनी कई सारी बैम्बू सोर्ड घुसा दी थी और फिर वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सारी लाइटनिंग सोर्ड्स को एक साथ मर्ज करते हुए एक हेवी सोर्ड बना लेता है, जो कि थोड़ी देर में उसने उस सी किंग के आर पार घुसा दी, जिससे बुरी तरह से घायल होकर वो बीस्ट नीचे गिरने लगा। इधर हानली ने अपनी कई सारी और सोर्ड समन कर ली। वैसे तो हानली की एक बैम्बू सोर्ड ही किसी रेयर ट्रेजर से कम नहीं थी, मगर हानली के पास तो इसी सोर्ड का भंडार है और अब उनके मुसलसल लाइटनिंग अटैक के चलते वो डिमोनिक बीस्ट खत्म हो गया। तो हानली ने उसकी कोर के साथ साथ उसके बॉडी पार्ट और सोल भी हासिल कर ली। साथ ही साथ सी किंग बीस्ट का ट्राइडेंट भी अब हानली का हो चुका है। हानली कह रहा था कि इन कई सालों में मैंने हजारों कोर्स जमा की होगी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मेरा किसी शेप शिफ्टिंग डीमन के साथ पाला नहीं पड़ा, वरना तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। हानली अब रात की खूबसूरती को निहारते हुए कहने लगा कि ऐसा खूबसूरत चांद तो मैं एक लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ। काश मैं यहाँ पर अकेला होता। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों से कह रहा था कि मेरा शो तो खत्म हो गया, अब प्लीज मेहरबानी करके सामने आ जाए, मगर वो लोग तो सीधे वहाँ से भागने लगे। जो देख हानली अपने सोल वीपिंग बीस्ट से कह रहा था कि अरे यार मैं तो काफी अच्छा बंदा हूँ, शायद वो तुम्हें देख के डर गए होंगे। जो सुनकर बेचारा सोल बीस्ट भी कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दिया जाए। तो अब हानली अपने गोल्ड बीटल्स को रिलीज कर देता है, जिन्होंने अलग अलग शेप लेकर उन लोगों को घेर के सीधा हानली के सामने पेश कर दिया। यहाँ पर हानली अपने ब्लैक ड्रेस में बैठा हुआ था। गाइस हानली का ये ड्रेस तो मेरा फेवरेट है, इसमें वो हद से ज्यादा हैंडसम लगता। अब हानली उन तीनों से पूछ रहा था कि दोस्तों आप इतनी जल्दी में कहाँ जाने वाले थे? तो उनमें से एक बंदा कह रहा था कि तुम एक ईवल पर्सन हो, हमसे सवाल जवाब करने से बेहतर होगा तुम हम तीनों को खत्म कर दो। मगर बाकी बचे दो लोग मरना नहीं चाहते थे। वो हानली से कहते कि हमें पता ही नहीं था कि आइलैंड आपका है, वरना हम कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। प्लीज डेविल लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट हमें माफ कर दीजिए। हानली ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गया। वो कह रहा था कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिसके बाद हानली ने अपने गोल्डन बग से उन्हें आजाद कर दिया। साथ ही वो उन्हें बता रहा था कि मैं तो अभी अभी अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग से बाहर आया हूँ, मैं तो यहाँ से सीधा वंडरस डेप्थ आइलैंड के लिए रवाना होने वाला था, तो अगर वहाँ कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो उनमें से एक बंदा कह रहा था कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मगर वंडरस डेप्थ आइलैंड पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दरअसल कुछ सालों पहले ही डेप्थ के डिमोनिक बीस्ट ने अचानक से ह्यूमन रेस पर अटैक करना शुरू कर दिए। पूरे टाउन में अफरा तफरी मच गई थी। तो कुछ नेसेंट सोल के लोग इस मामले की तहकीकात करने चले गए। हालांकि उन्हें भी एक शेप शिफ्टिंग डीमन ने खा लिया था। वो तीनों बंदे तो उसके एक ही निवाले में निपट गए। साथ ही साथ 4 धर्मा से जिसको भी सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी छोड़कर भागना पड़ा, जिसके चलते हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए। इनर सी में स्टार पैलेस और स्टारफॉल कोलिशन की जंग अभी भी चल रही, इसलिए हम किसी भी पोर्टल का यूज करके हेवनली स्टार सिटी में नहीं जा सकते और न ही हेवनली स्टार सिटी के लोग यहाँ आ सकते हैं। जिस पर हानली कह रहा था कि हाँ जंग का तो मुझे पता है, मगर आप लोग मुझे इंसेक्ट डेविल क्यों बोल रहे थे? तो वो लोग बताते हैं कि उस बंदे के पास ग्रीन कलर की फ्लाइंग सोर्ड है। साथ ही उस बंदे के पास तो बहुत ही खतरनाक कीड़ों की आर्मी है। वो बंदा जहाँ भी अपने कीड़ों के साथ जाएगा उसके कीड़े उस पूरे इलाके को एक रेगिस्तान में बदल देते हैं। जो सुनकर हानली कह रहा था अच्छा यानी कि उस बंदे की हरकतें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। क्या आपको उस बंदे के बारे में कुछ और पता है? तो उनमें से एक कल्टीवेटर बताने लगा कि कुछ सालों पहले उस इंसेक्ट डेविल ने पफी क्लाउड सेक्ट के डीमन हंटर्स की पूरी एक टीम को ही खत्म कर दिया। वो हर महीने न जाने कितने सारे लोगों को अपना शिकार बनाता है। जितने भी लोग उसके अटैक में जिंदा बच गए वो बता रहे थे कि इंसेक्ट डेविल बहुत ही ज्यादा क्रूअल और शैतानी फितरत का इंसान है। वो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर उनका सारा ट्रेजर छीन लेता है। हानली ये सारी बातें सुन के सोच
रहा था कि मैंने भी तो पफी क्लाउड सेक के कुछ लोगों को खत्म किया था, लेकिन वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वो लोगों से कोर छीनने के लिए उनका कत्ल कर रहे थे। हालांकि इन्होंने जो दूसरी बातें बताई है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। साथ ही वो बंदा जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ता है ताकि उसकी दहशत की कहानियां बताकर मुझे बदनाम कर पाए। तभी उन लोगों में से एक बंदा अपने साथियों को बताने लगा कि देखो सीनियर के पास जो बक्स है वो 3 कलर्स वाले हैं और इनसे क्लॉड के पास 2 कलर्स के ही बक्स पाए जाते हैं। जो सुनकर ही हानली के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया था कि कोई तो उसे फंसाने के लिए सब चाल खेल रहा। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके सामने आ जाऊं। अब हानली उन लोगों से दूर आ चुका था। उसके पास गोल्डन बक्स है। ये बात बस वॉइड हेवन में आए हुए नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स को पता थी। तो हानली समझ गया कि यही लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। अब वो अपना रेड क्लोक पहनकर सीधे फ्लाई करना शुरू कर देता है। सो गाइस, आउटर सी में डिमोनिक बीस्ट ने कहर मचा दिया था। यही वजह है कि हानली अभी तक अपने दुश्मनों के हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो भी इन शेप शिफ्टिंग डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हानली डिसाइड करता है कि वो अपने आइलैंड पर वापस आके 20 या 30 सालों तक खुद को सीज कर देगा ताकि वो बिना किसी खौफ के कल्टीवेशन में ध्यान लगा पाए। और अब हमें पफी क्लाउड सेक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सेज मियाओ अपने परिंदे को खाना खिला रहा था। सेंट मियाओ नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज पर है और तभी एक बंदा उसके पास स्टार पैलेस के जिनकुई का पैगाम लेकर पहुंच गया। वो बंदा उसे बता रहा था कि जिनकुई ने आपको ब्लैक स्टोन सिटी इनवाइट किया है। ये वंडरस आइलैंड की वही सिटी थी जहाँ पर हानली की फेंगजी से मुलाकात हुई। मियाओ जिनकुई की इस इन्विटेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो कहते ना मैं तो वहाँ नहीं जाने वाला, जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि उन्होंने कई सारे दूसरे कल्टीवेटर्स को भी इनवाइट किया, जिसमें रेड लाइट सेक के जिनशिया भी शामिल हैं। मेरे ख्याल से वो लोग कुछ तो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जिस पर मियाओ कह रहे थे कि जिनशिया तो एक नंबर का लालची बंदा है। उसने डेप्थ में मौजूद हजारों सालों पुराने डीमंस को सिर्फ लालच में आकर ऑफेंड किया। उसी जिनशिया की वजह से वंडरस डेप्थ आइलैंड पर डीमंस का अटैक हुआ था, जिसे स्टार पैलेस के लोग भी मैनेज नहीं कर पाए। खैर इग्नोर करो इस पैगाम को, उन्हें बता देना कि मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी हूँ। और हाँ, अब उन लोगों पर कड़ी नजर रखो। जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर किसी से बात कर रहे थे। वो कहती, सुना ना तुमने, स्टार पैलेस के लोगों ने स्टोन सिटी में गैदरिंग रखी है। इतने दिनों तक तो बस स्टार पैलेस की हमारी वंडरस डेप्थ आइलैंड पर नजर थी, मगर अब तो मायरियार्ड धर्मासेक का नया लीडर और 2-4 नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स भी अपना होलिया बदल कर हमारे आइलैंड पर घुस चुके हैं। पता नहीं उन्हें मेरे आउटर सी में अचानक से इतनी दिलचस्पी क्यों आई होगी। कहीं वो लोग अपने ग्रैंडसन की मौत का बदला तो नहीं लेना चाहते। वेल मियाओ ये सारी बातें कर रहा था उसके स्पेशल गेस्ट यानी कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क के साथ। चाय का कप ऑफर करते हुए कह रहा था कि मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ तो पता नहीं, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो सही होगा, वरना फिर ये सारी बातें मुझे उनसे पूछनी पड़ेगी और तुम जानती हो कि इसमें हम दोनों को परेशानी होगी। और अब पैट्रियार्क उसे कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताता है जिन्हें सुनकर तो मियाओ के पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वो शौक होकर कह रहा था, क्या कहा तुमने, ज़ुआनगो वापिस आया है और वॉइड हेवन डिंग की चोरी हो गई है। ऊपर वाले, अब अगर ये बात फैल गई तो हमें उस ट्रेजर को बांटना पड़ेगा। शायद ये लोग तुम्हारे डिसाइपल हानली को पकड़ने के लिए उसके जैसे कई सारे लोगों को आउटर सी में एज ए इंसेक्ट डेविल लॉर्ड बोलकर बदनाम कर रहे हैं। वो बस किसी भी कीमत पर उस वॉइड हेवन डिंग को हासिल करना चाहते। मगर कोई नहीं, अभी भी वो वॉइड डिंग हमारे हाथ लग सकती है। रुको, मैं अभी तैयारियां शुरू करता हूँ। वहीं पर पैट्रियार्क ने उसके वहाँ से जाते ही उसने दी हुई चाय को फेंक दिया। दरअसल ये लोग आपस में एक दूसरे पर जरा भी यकीन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आउटर सी में हम हानली को देख पाते हैं, जिसने अपने बक्स के जरिए कई सारे लोगों पर अटैक कर दिया। वो लोग दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहे थे। तो हानली कहता है, तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें हेल में पहुंचा देता हूँ। और फिर क्या, थोड़ी देर में वो सभी लोग मारे गए। साथ ही साथ हानली ने उनकी स्टोरेज बैग्स भी छीन ली थी। तभी वहाँ पर दूसरा हानली पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कह रहे थे कि हानली फाइनली तुम मिल ही गए। इसमें से एक हानली था एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड से और दूसरा था मायरियार्ड धर्मासेक से, यानी कि वन टियानमिंग का सेट। अब इसमें से एक हानली ने अपने बक्स को समन कर लिया और दूसरी ने अपनी लाइटनिंग सोर्स को, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया। और अब हमें दिखाया जाता है असली हानली, जो कि डिमोनिक कोर को रिफाइन करने में लगा हुआ था। उसने तो मानो कोर्स का भंडार ही खोल के रखा है। वो कह रहा था कि यार ये फ्री कल्टीवेटर होना बड़ी ही दुख की बात है। यहाँ पर तो सब काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं अपना एक सेक्ट जरूर से एस्टेब्लिश करूंगा, ताकि ये सारे छोटे मोटे काम मेरे जूनियर्स करते रहेंगे। तब मैं सिर्फ मेन टास्क पर
फोकस रख सकता हूँ। अब हानली ने उन डिमोनिक कोर्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। इसमें उसे काफी दिन लग चुके थे। तब तक हानली के पपेट्स गोल्डन बक्स का ख्याल रखने लगे। हानली ने अपने हर एक पपेट को अलग अलग टास्क असाइन किए थे। अगर यहाँ पर कोई विल्ला है तो ये दोनों जनाब थे, जिनसिंग रैबिट और हानली का मंकी। जिनसिंग रैबिट तो बड़े ही चाव से गाजर खा रहा था, तो मंकी ने उसे एप्पल के साथ एक्सचेंज किया। उसे ये जानना है कि आखिर एक खरगोश इतनी चाव से गाजर कैसे खा सकता, मगर उसे तो भाई गाजर की टेस्ट जरा भी पसंद नहीं आई। अब ऐसे ही 10 साल पूरे हो गए। हानली ने इस वक्त में कई सारी कोर्स रिफाइन कर ली थी। अब तो उसके पास इतने सारे कोर एलिक्सर थे कि वो अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएगा। जिसके बाद हानली अपना अजुरी सेंसोर्ड मैनुअल बाहर निकाल लेता है। हानली कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर था, तो अब उसने फैसला लिया कि वो कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। साथ ही उसके पास जी शुआन के स्केलेटन से मिली हुई एलिक्सर पिल अभी भी पड़ी हुई थी, तो उन्हें कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नेचर में मौजूद हर एक एनर्जी हानली की बॉडी में एंटर कर रही। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें हानली की कोर का सीन भी दिखाया जाता है, जिसे अजूर सोर्ड चारों ओर से प्रोटेक्ट कर रही थी। वहाँ पर हमें एनर्जी के बड़े बड़े प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं, मानो हानली की कोर नेचर की सारी पावर को एब्सॉर्ब करके कल्टीवेट कर रही हो, जिसमें कि स्टार्स की पावर भी शामिल है। हानली अपनी इसी केव में इस प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहता था, फिर चाहे उसे इसमें कितने भी साल क्यों न लग जाए। अब हमें एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक पावरफुल फ्रूट ने जन्म लिया था। तो अब उस फ्रूट को हासिल करने के लिए वहाँ पर 2 डिफरेंट रेसेस के डिमोनिक बीस्ट पहुँच गए। वो दोनों एक दूसरे को बताना चाह रहे थे कि पीछे हट जाओ, ये फ्रूट तो हमारा है। और तभी इनके झगड़ों में वो फ्रूट ब्रेक होकर उसका पल्प सीधे हानली की बॉडी पर जाके गिर गया। हानली को देखकर वो डिमोनिक बीस्ट थोड़े से चौंक गए थे, तो हानली बड़ी प्यार से उनसे कहने लगा कि सॉरी दोस्तों, आप जो कर रहे थे वो करते जाओ, मैं तुम लोगों में जरा भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। मगर वो डिमोनिक बीस्ट कहा ही उसकी सुनने वाले थे। उन्होंने तो अपनी पावरफुल एनर्जी से हानली पर कई सारे स्ट्राइक्स हिट करना शुरू कर दिए। हानली भी उनके अटैक से बचते हुए अपनी बैम्बू सोर्ड्स बाहर निकाल लेता है। फिर उसकी सभी सोर्ड एक साथ ही इन बीस्ट पर अटैक करते हुए उन्हें समंदरों में फेंकने लगी। हालांकि इस बैटल में हानली की कोर पर पॉइजन से अटैक हो गया था। साथ ही वो देखता है कि डीमंस अभी भी ढेर सारी तादाद में उसका पीछा कर रहे। वहीं पर हानली घायल होने की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है पता नहीं ये बंदा मेरा पीछा कब छोड़ेगा, मैं तो अब इससे तंग आ चुका हूँ। अब ये सब क्यों हो रहा था, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो क्यों ना पहला हम वो जान ले। तो कुछ दिनों पहले आउटर सी में 3 कल्टीवेटर्स दाखिल हो गए। वो लोग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी सी फॉग उन्हें घेरने लगा। और जैसा कि हमें पता है, सी फॉग में बहुत ही खतरनाक बीस्ट छुपके से अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। अब इनके सामने एक आइलैंड तो था, मगर ये लोग यहाँ पर रुक के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और उतने में ही कुछ डिमोनिक परिंदों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिनका नाम है ईगल काइट बीस्ट। तो ये लोग भी उन पर जवाबी हमले करने लगे। मीनवाइल इनके साथ जो यंग बच्ची थी वो घायल होकर नीचे गिरने लगी, मगर समय रहते एक फ्लाइंग सोर्ड ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। वो लड़की देखती कि इस माउंटेन पर तो बैम्बू फॉरेस्ट मौजूद है, जबकि माउंटेन्स पर कभी भी सिर्फ बाम्बू के दरख्त नहीं हो सकते। और तभी एक बहुत बड़ी वेल मछली आकर सीधे उस पर कूद गई, जिसके चलते वो बंदी अब एक समंदर किनारे पहुंच जाती है। मगर वहाँ पे भी उस पर लावा से अटैक होने लगे। देखते ही देखते उस पूरी जगह पर लावा इरप्ट हो रहा था, तो वो बंदी उससे घायल होकर बर्फीले इलाके में पटक गई। वो सोचती कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक जंगल था, फिर अचानक से लावा इरप्शन होने लगे और अब यहाँ पर बर्फ है, यानी कि यहाँ पर एक इल्यूजन का फॉर्मेशन सेटअप होगा। और उतने में एक ईगल काइट बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, तो वो भी अपनी फायर टैलिस्मान का यूज करते हुए उनका मुकाबला करना शुरू कर देती है। लेकिन वो बीस्ट उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गए थे। अब इससे पहले कि वो बच्ची इन बीस्ट का शिकार हो पाए, वहाँ पर पपेट्स की आर्मी पहुंच जाती है। उन्होंने उन सारे बीस्ट को भूनना शुरू कर दिया, जो देख ऐसा लग रहा था कि मानो उनके हाथों में AK-47 फिट की हो। हालांकि इतने अटैक्स के बावजूद भी एक ईगल बीस्ट उस बच्ची पर हमला करने आ ही गया। और उतने में वहाँ पर एंट्री हुई हमारे हीरो की। उसने गोल्ड बीटल से बना हुआ आर्मर और साथ ही साथ बीटल से ही बने हुए स्पीयर से बड़े ही कूल अंदाज में उस बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसके डैशिंग स्लैश अटैक ऐसे थे कि देख के ही मजा आ जाए। ऐसे हमले करके हानली ने उस ईगल बीस्ट को वहीं पर ब्लास्ट कर दिया। वो बच्ची तो बस हानली को अमेज होकर देखी जा रही थी, और अब हानली अचानक से वहाँ से गायब हो गया। साथ ही साथ वहाँ का 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन भी वैनिश हो चुका था। तब तक उस बच्ची के मार्शल अंकल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वेल इन्हें भी हानली के पपेट्स ने ही प्रोटेक्ट किया था। तभी एक पपेट के जरिए हानली इन तीनों से बात करने लगा। वो कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते, थोड़ी रेस्ट करके आप यहाँ से चले जाओ। तो बच्ची कहती है यो ये पपेट तो बोल भी सकता, जिस पर हानली गुस्से में कहता है बच्ची तुम होगी पपेट, मैं नहीं समझी तुम। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इतने लोग
कल्टीवेशन होने के बावजूद भी आप लोग इस खतरनाक इलाके में क्यों आए हो? कहीं तुम लोगों को अपनी जान देने का शौक तो नहीं चढ़ा? जिस पर एक बंदा बताता है कि हम यहाँ पर बस एक मेडिसिन की तलाश में आए थे। आपका कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो हान लियो ने क्यूरियस होकर बताने लगा कि इस आइलैंड पर कई सारे हर्ब्स हैं, तो बता आपको इनमें से कौन सा हर्ब चाहिए? तो बच्ची बताती है कि सीनियर हमें मैरीगोल्ड ग्रास चाहिए थी, वो इसी इलाके में पाई जाती है। दरअसल मेरे फादर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, तो उन्हें हील करने के लिए हमें इस मैरीगोल्ड ग्रास की जरूरत थी। जिस पर हानली कहने लगा कि मैं लगभग 20 सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, शायद इन 20 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। तो वो लोग हानली को बता देते हैं कि अब वंडर्स डेप्थ आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पहले जहाँ पर ह्यूमन रेस थी, अब वहाँ बस बंजर जमीन है। हमारे सीनियर गोंगसुन भी इन्हीं डिमोनिक बीस्ट के हाथों घायल हो गए। अगर उन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिली तो मारे जाएंगे। वहीं पर वो बच्ची हानली के सामने भीख मांगने लगी। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। हालांकि उस बच्ची के साथ आए एल्डर्स उस पर गुस्सा करने लगे। वो कह रहे थे कि ऑलरेडी हमारी वजह से सीनियर की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई, भला हम उनसे मदद कैसे मांग सकते हैं? साथ ही साथ वो हानली से कहने लगे कि सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मगर वो बच्ची घुटनों पर नील करते हुए कह रही थी कि मेरा नाम है गोंगसुन जिंग, मैं अपनी कल्टीवेशन की कसम लेकर बताती हूँ कि मैं हमेशा आपको सर्व करूंगी, बस प्लीज आप मेरे फादर की जान बचा लीजिए। तो हानली उससे पूछता है, और अगर मैं मना करूँ तो? जिस पर जिंग कहती, सीनियर मैं तो बस आपके सामने भीख मांग सकती हूँ, इससे बड़ी तो मेरी और औकात भी नहीं। अगर आपने इस छोटी सी बच्ची की विश पूरी कर दी तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सब सुनकर उसके साथ आए एल्डर्स को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर जिंग अपना माथा पटक पटक कर हानली से रहम की भीख मांगने लगी। तो हानली उन्हें वो हर्ब दे देता है, साथ ही इस हर्ब का यूज कैसे करना होगा वो भी हानली ने उन्हें समझा दिया। जो देखो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो गई। साथ ही हानली उससे कह रहा था कि मैं कई सालों से कल्टीवेशन करता आया हूँ और अब मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो तो सामने आकर अपनी इच्छा जाहिर कर दो, वरना मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं। तो जिंग खुशी खुशी एक स्टेप आगे आकर हानली के सर्वेंट की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही उसने अपने अंकल को बता दिया कि जल्दी से वापस जाकर फादर को बचा लीजिए। आज के बाद ऐसे समझ लेना कि मैं आपकी लाइफ में थी ही नहीं, प्लीज आप लोग मुझे भूल जाएं। वहीं पर हानली भी उसे अपनी पावर की मदद से केव की तरफ ले जाने लगा। इधर ये लोग काफी ज्यादा मायूस थे, मगर जिंग की इच्छा के खिलाफ जाना उन्हें गवारा नहीं, इसलिए वो लोग एलिक्सर लेके वहाँ से रवाना हो गए। इधर जिंग उस केव में पहुंच चुकी थी और तभी उस पपेट के अंदर से हानली का मंकी बाहर आ जाता है। वो एप्पल खाते हुए से बता रहा था कि उधर उधर जाओ, वही मिलेंगे तुम्हें सीनियर। तो जिंग तुरंत ही केव के मेन हिस्से में पहुंच गई। वहाँ मौजूद टॉप ग्रेड के टूल्स और टेक्निक देखकर तो उसके होश ही उड़ गए और तभी हानली उसके सामने पहुंच गया। जिंग तो हानली को देखकर ही दंग रह गई। उससे पूछती कि क्या आप ही सीनियर हो? तो हानली कहता है, क्यों क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें सीनियर जैसा नहीं दिखता? जिस पर जिंग कहती, सीनियर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने यंग होगे। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये हानली को समझ नहीं आ रहा था। तो टॉपिक चेंज करने के लिए कहने लगा कि जहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं तुम वो सारी चीजें यूज कर सकती हो। और हाँ, मुझे तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं इन चीजों को कहाँ सेल कर पाऊंगा? तो जिंग बताने लगी कि डीमन अटैक के बाद तो ओपन मार्केट आउटर सी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बताया था कि साउथ की दिशा में 1 महीना ट्रैवल करके हम एक सीक्रेट मार्केट में पहुंच सकते हैं, जिसे कई सारे कोर फॉर्मेशन के लोगों ने मिलकर सेटअप किया था। मेरे पास उसका नक्शा भी है। तो हानली को उसमें सीक्रेट मार्केट का लोकेशन दिखा देती है। जो देख हानली कह रहा था कि तुम्हें यहाँ की जो भी टेक्निक पसंद आए तुम उसे सीख सकती हो। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिंग को हानली काफी ज्यादा पसंद आया था। एक तो हानली ने उसके फादर की हेल्प की और उसे केव में भी काफी अच्छे से ट्रीट किया। अब रात के समय जब जिंग की नींद खुली तब उसे हानली का लेटर मिलता है, जिसमें हानली ने लिखा था कि तुम अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मैं तुम्हें उनसे अलग नहीं करना चाहता। वैसे भी मेरा यहाँ का काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये केव अब तुम रख लो। यहाँ मौजूद सारे ट्रेजर भी तुम्हारे हैं, बस कभी लोगों को ये ट्रेजर मत दिखाना वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। तुम तो अच्छे से जानती होंगी कि कल्टीवेशन की दुनिया की रियलिटी क्या है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना। जिंग तो ये लेटर पढ़कर ही रोने लगी। हानली ने अपने कई सारे स्पेशल ट्रेजर और टेक्निक उसके हवाले की थी। इससे हमें समझ आता है कि हानली उन लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करता है जो कि लालच के परे हो। वही दूसरी तरफ हानली सोचता है कि जिंग ने काफी बुरे वक्त को विटनेस किया है, साथ ही ये अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत
करती, जो कि आजकल के जमाने में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता। वैसे भी उस केव में मौजूद ट्रेजर अब मेरे किसी काम के नहीं, मैं तो ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। हालांकि वहाँ मौजूद सारे पावरफुल एलिक्सर्स और टेक्निक जिंक के काम आएगी। खैर अब मेरा पहला मिशन है 8वें रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट की केव को ढूंढना। तभी जाकर मैं उस केव के पास उगने वाली ग्रास को हासिल करके जिनसेंग हर्ब को रिफाइन कर पाऊंगा। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से उन नेसेंट सोल वाले शैतानों से मेरी मुलाकात ना हो जाए, और अगर हो भी गई तो कोई मसला नहीं, मैं अपना होलिया बदल लूंगा। आप सीधे 1 महीना ट्रैवल करने के बाद हानली उसी लोकेशन पर पहुंच गया जो कि जिंग ने उसे बताया था। अब हानली वहाँ के फ्लावर को टच करते ही उसमें से एक बंदे की आवाज आई। वो हानली का स्वागत करते हुए उससे उसका नाम पूछने लगा, जिस पर हानली ने बताया कि मैं हूँ आउटर सी का फ्री कल्टीवेटर ली फेयू। यहाँ पर हम हानली का ओल्डर अपीयरेंस देख पाते हैं, मगर वो तो इसमें भी शहजादा लग रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।